बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आप यू 10th क्लास केमिस्ट्री का जो चैप्टर शुरू हुआ था आपका एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट, ये जो चैप्टर शुरू हुआ था इसमें आप लोगों को हम एसिड की प्रॉपर्टी बता चुके थे, अम्लों के गुण यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, इसको हम आपको बता दिए थे अम्लों की प्रॉपर्टी। आज आपको बताया जाएगा क्षार, बेस। डिफिनीशन एग्जाम्पल तो आप जान ही चुके हैं। आज आपको बेस की प्रॉपर्टी बताई जाएगी। चलिए ध्यान दीजिए, क्षार की प्रॉपर्टी क्या है, क्षार का गुणधर्म क्या है। अम्लों के गुणधर्म में आपने पढ़ा, सेम वैसे ही देखें। पहला, धातु से क्रिया, मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो कोई अगर बेस है मेटल से क्रिया करेगा तो क्या करेगा, देखें। जैसे कोई मेटल जैसे Zl ले लिए, बेस क्या है NaOH ले लिए, ये रिएक्शन करके देता है Na2 ZnO2 और यहाँ से निकल जाता है H2 गैस को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ देखें H2 हो गया, Na2 ZnO2 प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दिया। तो आप क्या लिखेंगे कि धातु से क्रिया, क्षार धातु जैसे मेटल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, ये कॉम्प्लेक्स है सोडियम जिंकेट। ये बन गया H2 गैस रिलीज हो गई। तो पहली प्रॉपर्टी आपने देखा कि अगर कोई मेटल से क्रिया कर रहा कोई बेस तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेकंड प्रॉपर्टी देखें, अगर धातु कार्बोनेट, जिस तरीके से एसिड में आपने किया था, धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया, धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया। ध्यान दीजिए कि अगर मेटल का बाइकार्बोनेट हो या मेटल का कार्बोनेट हो, ये वास्तव में स्वयं क्या होता है, ये स्वयं ही बेस होता है। माने कि जो मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो होते हैं, बाइकार्बोनेट, ये जब रिएक्शन करेंगे किसके साथ, बेस के, तो यहाँ आप दिखाएंगे नो रिएक्शन। यानी कि इसका मतलब क्या है कि मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट ये स्वयं में क्या होता है, बेस, ये खुद बेस होता है। तो जब बेस को हम बेस के साथ यानी कि क्षार को क्षार के साथ ऐड करेंगे ये परस्पर क्रिया नहीं करेंगे। ध्यान रहे कि धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट स्वयं एक क्षारीय नेचर का होने के कारण यह क्षार से क्रिया नहीं करता है, अतः ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। अब देखें थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, अधातु ऑक्साइड से क्रिया, अधातु ऑक्साइड से क्रिया। वहां पर आपको हम दिखाए थे कि धातु ऑक्साइड से क्रिया। अब यहाँ पर आपको नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि अधातु ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे। तो देखिए, अधातु ऑक्साइड से क्रिया किसकी, बेस की। सपोज दैट देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बुझा चूना बोलते हैं, और ये क्या है, एक क्षार है। इसको जब CO2 में रिएक्शन कराते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए क्या क्या बना रहा है, ये बना रहा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट
और क्या निकलता है H2O। ये रिएक्शन है। इसका मतलब कि अगर क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा, क्षार अगर अधातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो देखें कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट और H2O जल विस्थापित होंगे। अब अगर इसके बने मिक्सचर में जैसे CaCO3 है और H2O के साथ जो बना हुआ मिश्रण, इसमें अगर पुनः हम CO2 एक्सेस में डाल दें, एक्सेस माने क्या होता है अधिकता, और CO2 यूज कर लें, ये बना लेता है CaHCO3 का ट्वाइस, यानी कि ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये कार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट। ठीक, तो ये बन जाता है। तो ये क्या होता है, हल्का सा मिल्की कलर दुधिया रंग का, तो ये धातु ऑक्साइड से क्रिया हो गई। तो बेस की तीन प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट क्या है, धातु से क्रिया, तो दो हमने जिंक के साथ रिएक्शन किया था, सोडियम जिंकेट और H2 गैस बनी थी। ध्यान रहे कि सभी धातुओं के साथ क्षार क्रिया नहीं करते हैं। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या देखे आप कि धातु का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा, क्योंकि यह स्वयं क्षारीय प्रकृति का होता है, इस कारण से यह बेस के साथ यानी कि क्षार के साथ क्रिया नहीं करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अधातु ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। जब इसको हम बुझे चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनेगा। इस प्राप्त मिक्सचर में अगर हम पुनः CO2 गैस को एक्सेस ऑफ अमाउंट में हम प्रवाहित करेंगे, यह अघुलनशील दुधिया रंग का कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। चलें, ये हो गई अधातु की प्रॉपर्टी, सॉरी क्षार की प्रॉपर्टी, अधातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। अब देखिए आप लोग अगला रिएक्शन देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जैसा कि नाम से प्रचलित क्या है, उदासीन का मतलब एसिड बेस चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ना एसिडिक नेचर हो ना तो बेसिक नेचर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल नेचर। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि जब किसी प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार के साथ अभिकृत करते हैं तो लवण और जल बनते हैं, यानी कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रासायनिक क्रिया करते हैं तो साल्ट एंड वाटर, लवण तथा जल बनते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। लाइक एग्जांपल देखें, ये देखिए प्रबल क्षार है और ये देखिए प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। अब आप देखिए NaOH में सोडियम पॉजिटिव हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, यहाँ H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो होता क्या है, देखो इसका OH इसका H, ये जुड़ जाता है Na और Cl जुड़ जाता है, तो NaCl बन गया, OH और H जुड़ के क्या हो गया H2O। तो ये देखिए ये क्या है, ये एसिड है, सॉरी ये बेस है, और ये क्या है एसिड है, ये क्या है साल्ट है, और ये क्या है वाटर है। तो उदासीनीकरण क्रिया में क्या हो रहा है, अम्ल और क्षार परस्पर रासायनिक क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। ध्यान रहे कि इनके बनने पर 13.7 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। जैसा कि प्रथम चैप्टर में आपको बताया गया था रासायनिक क्रिया के प्रकार, तो उसमें एक टॉपिक आया था
ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी क्रिया ये टर्म आया हुआ था। तो हमने क्या बताया था, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर यदि ऊष्मा निकलती है तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और पूर्ण होने के लिए यदि बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है तो उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। यहाँ ध्यान रहे पॉजिटिव साइन आई है, यानी कि ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्माक्षेपी क्रिया होगी। इसका मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होगी, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। पुनः रिवाइज करें, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर रासायनिक क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि इस प्रक्रम में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अतः यह एक ऊष्माक्षेपी क्रिया का उदाहरण है। चलो अगला टॉपिक देखिए। इसके बाद आपको करना है पीएच वैल्यू, पीएच मान, ध्यान दीजिए पीएच मान। पीएच वैल्यू होती क्या है ये, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण, या इसको लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं। तो ये है पीएच वैल्यू। होती क्या है इसको देखिए, इसकी डिफिनीशन में ये बताया गया है किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन के धनायन इसकी मात्रा पर निर्भर है, इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। देखिए pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H+। ये कहा गया कि विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के माइनस लॉगरिथम यानी कि ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ये हो गई पीएच का इक्वेशन और डेफिनेशन। अब देखिए एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, ध्यान दीजिए एक बार फिर से, सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। तो सोरेनसन ने क्या कहा था कि एक पैमाना है, स्केल है, एक स्केल है, उस पे कुछ वैल्यू लिखी गई है। अब ध्यान दीजिए, एक स्केल है ये, इस पे कुछ वैल्यू लिखी गई, जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर देखें 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये अंक लिखे गए हैं। ध्यान दीजिए, सोरेनसन ने कहा कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है, 7, तो ये क्या होगा, उदासीन, ये विलयन उदासीन होगा। किसी विलयन का पीएच मान 8 से लेकर 14 के परास के बीच है, यह विलयन क्षारीय होगा। और अगर पीएच वैल्यू 0 से लेकर 6 के परास में है, यह अम्लीय होगा। यानी वह विलयन जिसका पीएच मान 0 से 6 के मध्य होगा वह एसिडिक नेचर का होगा, जिसका जैव सेवन होगा उदासीन होगा,
जिसका 8 से 14 के बीच में होगा वह बेसिक यानी कि क्षारीय नेचर का होगा। ध्यान दीजिए, साधारण ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर है। तो जो कि ये होती क्या है 1.0 गुणे 10 की पावर -14 ये होती है 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि मानक ताप साधारण ताप पर कमरे के ताप पर। इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, यह है जल का आयनिक गुणनफल, यह है जल का आयनिक गुणनफल। ध्यान दीजिए 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दोनों होती है 1 गुणे 10 की पावर -14। इसको जल का आयनिक गुणनफल भी कहते हैं। यानी कि देखिए क्या होता है, होता क्या है कि H प्लस इंटू OH माइनस ये क्या होता है 1.0 गुणे 10 की पावर -14। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का गुणनफल इतना होगा जो कि जल के आयनिक गुणनफल के बराबर होगा। और देखिए, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, उदासीन प्रकृति का कौन है जिसका pH मान 7 है। अब आप कुछ विशेष पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर pH मान 0 है, pH वैल्यू 0 है, यह प्रबल अम्लीय होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर pH मान 0 है तो प्रबल अम्लीय होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे जैसे आप 0 से 7 की तरफ आएंगे एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, जैसे जैसे आप इससे इधर आएंगे बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। और देखिए, अब इस पे देखिए क्वेश्चन आता है किस तरीके से, उसको देख लीजिए एक बार। जैसे हमने क्या कहा कि किसी विलयन का pH मान 7 है तो वह उदासीन है, 0 से 6 के बीच में है तो वह अम्लीय है, 7 के बाद 8 से 14 के बीच में है तो वह क्षारीय है। ये पैमाना है। अब इस पे सवाल आता है, जैसे मैंने कहा किसी विलयन का pH मान 2 है तो उस विलयन की प्रकृति क्या होगी और उसमें उसकी प्रकृति, ध्यान दीजिए, उसकी प्रकृति क्या होगी और उसमें H आयन की सांद्रता क्या होगी, इसको पता करिए। तो फार्मूला क्या था आपका, देखिए एक बार पुनः देखिए। फार्मूला क्या था कि pH इक्वल टू -log base 10 H+। अब आपको pH दिया गया है तो pH कितना है 2 इक्वल टू -log base 10 H+। तो H+ क्या होगा, H+ इक्वल टू 10 टू पावर -pH। फार्मूला है ये, इसी से लगाए हुए हैं। क्या होगा 10 की पावर -2, ये क्या होगी H+ इक्वल टू 10 टू पावर -2। अब ये किस में आएगा, मोलर। ये इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब ऐसे ही देखिए, जैसे अब इसने कहा कि प्रकृति क्या होगी, तो पैमाने से क्या नजर आया, 0 से 6 के बीच एसिडिक है तो pH वैल्यू अगर 2 है तो यह किस नेचर का हम लोग ये विलयन होगा, एसिडिक होगा यानी कि अम्लीय होगा। अब इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतनी आ गई। अब ऐसे ही देखिए कह दिया, अगर सवाल में किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 गुणे 10 की पावर -2 ग्राम प्रति लीटर है तो उस विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या होगी। ये सवाल आ गया कि विलयन में अगर H आयन की सांद्रता 1 गुणे 10 की पावर -2 ग्राम प्रति लीटर है तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या होगी। तो इसको कैसे लगाएंगे आप लोग, फार्मूला भी हमने क्या बताया कि H आयन कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या 1 गुणे 10 की पावर -14। ये बताया गया। ये क्या है, ये जल का आयनिक गुणनफल है क्योंकि जल एक उदासीन यौगिक है
एक उदासीन विलायक है, इसका पीएच वैल्यू कितनी होती वाटर की, Z7। अब देखिए क्या है इस फार्मूले से लगाओ, HI की सांद्रता 1 × 10⁻² और इनटू क्या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता इक्वल टू क्या 1 × 10⁻14। अब आप इसको ट्रांसफर करिए, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 × 10⁻14 और फिर बटे कितना 1 × 10⁻²। इसको ऊपर ट्रांसफर करो, क्या आएगा 1.0 × 10⁻12। ये इतना क्या ग्राम प्रति लीटर। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, इस तरीके से इस पे न्यूमेरिकल आता है। ध्यान दीजिए प्रकृति में आपको पैमाना मिल गया, उसके हिसाब से विलयन की प्रकृति बता देंगे। पीएच वैल्यू दिया है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इस तरह से निकलेगी, हाइड्रोजन आयन दिया है तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता हम इस प्रकार से मेजर करेंगे। तो आज के टॉपिक में आप लोगों के लिए इतना ही।